माननीय अध्यक्ष महोदय जी पधार रही हैं। आज के इस युवा संसद कार्यक्रम को शुरू करने से पहले बड़ा सौभाग्य होता है कि हम लोग कुछ प्रयास करते हैं। साथियों याद रखिए, संघर्षों के इस साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य सर से निवेदन करता हूं कि आकर के जो है 2 शब्द शुभारंभ। हेलो, माँ छत्री को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे एसएमसी के अध्यक्ष श्री पंवार जी और उनके साथ आए पूर्व प्रधान कोटगांव श्री लाइवर सिंह जी और मेरे विद्यालय के तमाम विद्वान शिक्षक और शिक्षिकागण और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो ये युवा संसद का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये संपूर्ण भारत में ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है युवाओं को लोकतंत्र के प्रति प्रेरित करना, जागरूक करना, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और लोकतांत्रिक देश की खूबसूरतियां, उसके उद्देश्य, उसकी रूपरेखा किस प्रकार से चलाई जाती है वो आप लोग जानकार हो। इसलिए हमने यहाँ पर आने वाला भविष्य देश का आप होंगे और आप भी पूरी प्रक्रिया को इस विद्यालय स्तर के अंतर्गत समझ पाएंगे और आने वाले टाइम में आप भी इस पदों पर विराजमान होगा। यही मैं मां शारदे से प्रार्थना करता हूं कि आपको भी यह अवसर मिलेगा। इसलिए आप अभी से इस लोकतंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो एक कार्यक्रम है इसमें हमने 8-10 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का निर्माण किया है और विपक्ष का बहुत बड़ी भूमिका इसमें होती है, तो हमने विपक्ष का भी यहाँ पे गठन किया है। लोकसभा स्पीकर जो सदन को चलाते हैं और सदन में सारे सांसदों की गरिमा कैसी होती है इसको बनाए रखने का उनके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारे संसदीय सचिव भी है यहाँ पर कि कैसा सदन चलाया जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न पूछे जाते हैं किससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस संबंधित वो मंत्री उस प्रश्नों का उत्तर संतुष्टपूर्वक सदन को अवगत कराता है। तो इसी तरह से आप सब देखेंगे, मैं अगर सारी चीजें बोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए हम और आप इन्हीं से सुनेंगे कि क्या क्या चर्चा यहाँ पे होगी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से उनका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम संसदीय सभा में आप सभी का अभिनंदन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी देश के विकास में अपना संपूर्ण रूप से योगदान देंगे और हमारा भारतवर्ष एक बार पुनः सोने की चिड़िया के रूप में उभरेगा। और ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी भारतवर्ष को एक शिक्षित और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहती हूँ कि वे मंत्रिमंडल का परिचय करवाएं। आप सभी का सदन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय स्पीकर महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे मंत्रिमंडल का परिचय करवाने का अवसर दिया। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थल बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। इसी क्रम में परिचय की दृष्टि से
माननीय दिशा रावत जी, आप गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप अहमदाबाद से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप माननीय ईशा रावत जी, आप शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। आप ओडिशा से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय करीना जी, आप वित्त मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप कर्नाटक से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परिचय की दृष्टि से माननीय सानिया जी, आप कानून मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप राजस्थान से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परिचय की दृष्टि से माननीय अक्षित जी, आप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप गुजरात से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परिचय की दृष्टि से माननीय निशा राणा जी, आप ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। आप मध्य प्रदेश से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय आराध्या राणा जी, आप कृषि मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप मध्य प्रदेश से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परिचय की दृष्टि से माननीय रेणु राणा जी, आप विदेश मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। आप गुजरात से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय अनीशा जी, आप श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप गुजरात से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परिचय की दृष्टि से माननीय रिंकी रावत जी, आप वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। आप राजस्थान से सांसद है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परिचय की दृष्टि से माननीय सुमित जी, आप रक्षा मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप लखनऊ से सांसद है, आपकी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। परिचय की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ अब मैं गृह मंत्री से कहना चाहती हूँ, अब मैं विपक्ष दल से कहना चाहती हूँ कि वे गृह मंत्री के समक्ष अपने सवाल रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अधिकार दिया, बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बताइए हमें एसआईआर चलाने का आपका क्या उद्देश्य है, कृपया सदन को अवगत कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया। स्पीकर महोदय के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मैं इस देश की गृह मंत्री के तौर पर आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि हमारी सरकार लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए समर्पित है और एसआईआर उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है और ये कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा संचालित एक राष्ट्रव्यापी महान अभियान है, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता के विवरण को सत्यापित करते हैं। एसआईआर को शुरू करने का जो हमारा उद्देश्य है वो एक नहीं बल्कि अनेक है और ये सभी राष्ट्र के भविष्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि फर्जी वोटों को बंद कर दिया जाए और ये फर्जी वोट उन लोगों के पाए जा रहे हैं जिनका ट्रांसफर हो चुका है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या ये उन लोगों के भी है जिनका नाम दो जगह पंजीकृत है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एसआईआर देश में हो रहे फर्जी वोटों को रोकने के लिए उठाया गया एक सशक्त कदम है, जिसमें हमारी सरकार पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रही है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया, आपने एसआईआर के विषय में संसद में बहुत ही अच्छे प्रकार से अवगत करा दिया है।
अब मैं सांसदीय मंत्री अम्बरीश से कहना चाहती हूँ कि अब आप अपना दूसरा सवाल रखें। माननीय गृह मंत्री जी, आप क्या बोल रहे हैं कि एसआईआर देश के हित के लिए होता है? यदि एसआईआर देश के हित के लिए होता है तो बीएलओ की मौत क्यों हो रही? माननीय अध्यक्ष जी, सदन को बताइए, बीएलओ की मौत क्यों हो रही? आत्महत्या क्यों कर रहे? माननीय गृह मंत्री, आप संसदीय मंत्री अम्बरीश जी के सवालों का जवाब संसद में रखें। स्पीकर महोदय के माध्यम से मैं विपक्ष को एक बार दोबारा बता दूं कि यह देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी का प्रश्न है। यह आरोप गलत है अध्यक्ष साहब। ये तो यह कहना चाहते हैं कि इन सभी मौतों की जिम्मेदारियां तो एसआईआर है, या व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष साहब हम। यहाँ लोकतंत्र की पवित्रता सुनिश्चित करने की बात की जा रही है और आप इसे एक राजनीतिक दावा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे ड्रामा बोल रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी। ये तो बीएलओ की इतना दबाव क्यों है? बीएलओ आत्महत्या क्यों करे? माननीय गृह मंत्री, आप इसे ड्रामा बोल रहे हैं, तो बीएलओ की मौत क्यों हो रही? हमें इसका जवाब दीजिए माननीय गृह मंत्री जी। अच्छा, अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि दबाव के कारण मृत्यु हुई है। दबाव कहाँ से आया बताइए विपक्ष साहब। मैं आपसे पूछती हूँ कि दबाव कहाँ से आया। मैं आपको ये साफ कर दूं कि चुनाव आयोग का किसी भी बीएलओ से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। वो उन पर दबाव बना कैसे सकता है? केंद्र सरकार का काम नीति बनाना है। ग्राउंड पर काम कौन करवा रहा है ये हमें निजी रूप से नहीं पता। और मैं आपको मेरे द्वारा पूछे गए उस प्रश्न का जवाब भी दे दूं जिसे सुनकर आप चुप हो गए थे। दबाव कहाँ से आया? यह दबाव अक्सर उन राज्य सरकारों के निजी स्तर के अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है जिन पर आप विपक्ष शासन करते हैं। और आप एसआईआर पर उंगली उठाना बंद कीजिए, क्योंकि एसआईआर ने अभी तक मतदाता सूची से लाखों फर्जी और घुसपैठियों के नाम हटा दिए हैं। एसआईआर ने अभी तक लगभग बिहार में 35 लाख, बंगाल में 26 लाख फर्जी वोट पाए हैं और भी राज्यों में ऐसे बहुत फर्जी और वोट पाए गए हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एसआईआर देश के हित के लिए उठाया गया एक सही कदम है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि विपक्ष को उनके सवालों का सही जवाब मिल गया होगा। अब मैं विपक्ष से सांसद मंत्री मयंक जी से कहना चाहती हूँ कि वे अपने सवाल सदन में रखें। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय अध्यक्ष जी महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। हर हाल में सूरज अपना है, हर हाल में सूरज अपना है। एक रोज वादा कर लेंगे, एक रोज वादा कर लेंगे। हम अहले जुनून जब चलेंगे, हम अहले जुनून जब चलेंगे तो दुनिया में उजाला कर देंगे, तो दुनिया में उजाला कर देंगे। सबसे पहले हमारी संसद भवन की इस पावन मंच से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से संसद में यह पूछना चाहता हूं कि 2023 दिसंबर से आपने एक बात कही थी कि आजादी के जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो आप भारत विकसित राष्ट्र बनाना आपने कहा था। इसलिए पूरे देश में विकास भारत विकसित संकल्प आपने यात्रा निकाली है एवं सिद्धि से शिखर तक पहुंचना एवं भारत श्रेष्ठ आदि अनेक योजनाएं आपने निकाली है। तो इसके लिए आपकी क्या कार्य योजनाएं है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। बताइए क्या आपने क्या योजना निकाली है, बताइए। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप सांसद मंत्री मयंक जी के सवालों का जवाब सदन में रखें। धन्यवाद महोदय। मान्य अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को ये अवगत करा दूं कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य
यह है कि आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 में हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाए तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएंगे। मान्यवर, हमारी सरकार ने भारत विकसित का संकल्प लिया है, जिसमें हमारी सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है। मान्यवर, मैं बता दूं कि हमारी सरकार की पहली योजना बेटी बचाओ, जिसमें महिलाओं को, बेटियों को पढ़ने का अवसर मिला। मान्यवर, इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा उज्जवल योजना भी चलाई, जिसके तहत धुआं मुक्त रसोई। मान्यवर, कई महिलाओं को धुएं से परेशानी होती थी और उनकी आंखें खराब हो जाती। इस परेशानी को दूर करने के लिए मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जा रहे हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने गरीब कल्याण योजना भी चलाई, जिसके तहत भारत में कोई भी बच्चा, महिला भूखे ना रहे और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाई, जिसके तहत मान्यवर, मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने जिस घर में कन्या जन्म देती है उसमें 11,000 रुपए तक की धनराशि पहुंचाई जाती है। मान्यवर, इतना ही नहीं, 12वीं पास करने वाली लड़की को आज हमारी सरकार द्वारा 50,000 तक की धनराशि प्रदान की जाती है। धन्यवाद। मैं आपसे दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि आपके आजीविका मिशन पर आपने क्या कार्य किया है और ताकि गांव का विकास हो सके। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या विकसित कार्य किया है, बताइए। मैं ग्रामीण विकास मंत्री से पूछना चाहता हूँ, बताइए आपने क्या कार्य किया। आपके माध्यम से सदन को ये अवगत करा दूं कि हमारी सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। मान्यवर, हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि रोजगार एवं अन्य व्यवसाय से भी है, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मान्यवर, इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह योजना भी चलाई, जिसके तहत मान्यवर 10,000 से 20,000 रुपए तक की धनराशि चक्रवृद्धि निधि देती है। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार समुदाय निवेश निधि के तौर पर 75,000 से 1.5 लाख तक की धनराशि देती है। इतना ही नहीं मान्यवर, हमारी सरकार ने गांव में कई प्रकार की योजनाएं चलाई है, जैसे कृषि सखी दीदी, जल सखी दीदी और ड्रोन सखी दीदी, पशु सखी दीदी इत्यादि। मान्यवर, मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई है। धन्यवाद महोदया। अब मैं सांसद विपिन से कहना चाहती हूँ कि आप अपने सवाल सदन में रखें। सबसे पहले मैं माननीय स्पीकर महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं स्पीकर महोदय जी के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या नेवी यूज एंड थ्रो मजदूर है जिसे 4 साल बाद निकाल दिया जाता है, न पेंशन मिलती है न कंपनसेशन मिलेगा, और चाइना जैसे देश साइबर अटैक बढ़ा रहे हैं, इंडिया का साइबर डिफेंस अभी कितना स्ट्रांग है, और क्या हम ग्लोबल लेवल पर रेडी है? माननीय रक्षा मंत्री, आप सांसद विपिन जी के सवालों का जवाब सदन में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। माननीय विपक्ष में पूछे गए सवालों का जवाब देता हूं। यदि कोई अग्निवीर का जवान शहीद हो जाता है तो उसके घर में 1 करोड़ रुपए की धनराशि पहुंचाई जाती है। अग्निवीर योजना के माध्यम से सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा जवानों को रक्षा करने का मौका मिलता है।
अग्निवीर हमारे यूज एंड थ्रो नहीं है, यूज एंड थ्रो मजदूरी नहीं है। वो देश के लिए, देश के रक्षक है, देश की सुरक्षा है, वह देश के बल है। मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। इंडिया का साइबर डिफेंस वर्ल्ड क्लास होता जा रहा है। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के पास डेडिकेटेड साइबर यूनिट है। चाइना जैसे देशों से आने वाले अटैक के लिए रेड अलर्ट मशीनें हैं और मेजर इंफ्रा को क्रिटिकल इंप्रेशन प्रोटेक्शन जोन में रखा गया है। धन्यवाद महोदय। अब मैं सांसद कहना चाहती हूँ कि आप अपने सवाल सदन में रखें। सबसे पहले मैं माननीय स्पीकर महोदय का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे अपने बोलने को दिया। माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि कोचिंग सेंटर तो बस आज के समय में सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया बन चुका है और गुणवत्ता सरकार शिक्षा कम होती जा रही है। इसके लिए सरकार के पास क्या क्या योजनाएं हैं? माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सांसद मंत्री इशिका जी के सवालों का जवाब सदन में रखें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत करा दूं कि सरकार कोचिंग सेंटरों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने व शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। महोदया, कोचिंग संस्थानों द्वारा अधिक फीस वसूलने व शिक्षा को व्यापार बनाने की शिकायतों को हमारी सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। महोदया, इस दिशा में हमने 3 प्रमुख कदम उठाए हैं। पहला, कोचिंग सेंटरों का अनिवार्य पंजीकरण ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। दूसरा, मनमानी फीस पर नियंत्रण करना। मनमानी फीस पर नियंत्रण करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं व शिकायत मिलने पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है। तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार ने मुफ्त व किफायती कोचिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि हर बच्चे को बराबर अवसर मिल सके, जिसके लिए सरकार द्वारा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी जारी किया है। मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आखिर है क्या, हमें बताइए, संसद को अवगत कराइए। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से पुनः संसद को अवगत करा दूं कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 29 जुलाई 2020 को, महोदय मैं अपनी बात को दोबारा दोहराना चाहूंगी, 29 जुलाई 2020 के अनुरूप शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना शिक्षण परिणामों में सुधार, डिजिटल शिक्षा व छात्र सहभागी पर भी काम कर रही है। धन्यवाद। मैं शिक्षा मंत्री से मैं भी पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं शिक्षा के प्रति, क्योंकि आज के टाइम पर बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं, उनकी शिक्षा तथा उनकी फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिसके कारण वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी पत्थर तोड़ने इत्यादि इन चीजों पे कर रहे हैं। क्या आपने इन चीजों के लिए कदम उठाए, बताइए। महोदया, मैं एक बार पुनः संसद को अवगत करा दूं कि हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे जारी किया गया है जिसका नाम है NLAS नेशनल लेवल अचीवमेंट सर्वे यानी राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वे। एक राष्ट्रीय स्तर सर्वे है जिसका लक्ष्य है यह जानना कि भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा स्तर कैसी है, यानी वे कितने समझ, ज्ञान व कौशल हासिल कर चुके हैं। लेकिन महोदया, इस सर्वे के माध्यम से हमें पता चला है कि पहले के पाठ्यक्रमों में रखने की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था, जिस कारण बच्चे जिस कक्षा में हैं, उनका स्तर उस कक्षा का नहीं है। बच्चा रचनात्मक, समझात्मक एवं संख्यात्मक रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा
विषय में सदन में बताया, उससे मैं आशा करती हूँ कि अब हमारा भारतवर्ष एक शिक्षित भारत के रूप में उभरेगा। इसी क्रम में अब मैं माननीय सांसद पुरुषोत्तम जी से कहना चाहती हूँ कि अपने सवाल संसद में रखें। मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जब 2020-21 में कोरोना आया था तो अस्पतालों में बेड की कमी हो गई थी और गांव में अस्पताल भी नहीं थे और गांव में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी थी। इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सांसद पुरुषोत्तम जी के सवालों का जवाब सदन में रखें। धन्यवाद महोदया, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि 2020-21 के कोरोना काल के दौरान हमने जनता को सैनिटाइजर और मास्क बंटवाए और तो और हमने गांव-गांव जाकर कोरोना वैक्सीन भी लगवाई। हमने लोगों को दवाइयां बंटवाई। शहरी इलाकों में जहां ऑक्सीजन की कमी थी वहां पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन प्रदान किए और हमारे डॉक्टर रात दिन मरीजों के बीच रहे। कोरोना के डर के बावजूद उन्होंने सेवा करी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य बुनियाद ढांचे को मजबूत करने, प्रयोगशाला नेटवर्क के विस्तार, निगरानी, चिकित्सक रसद की खरीद आदि के लिए भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 8473.73 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आज के टाइम पे टीबी, टाइफाइड, इन चीजों की अधिक संभावना पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है। क्या आपने इस चीज के लिए कुछ कदम उठाए? गर्भवती महिलाएं तथा बुजुर्ग आदमी जब उनका स्वास्थ्य तक खराब होता है तो वो अस्पताल जाने में असमर्थ रहते हैं। क्या आपने इन चीजों के लिए कुछ कदम उठाए हैं? बताइए। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, बताइए। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि हमने गांव और गांव में एनएम सेंटर बनवाए, जिससे कि जिस मरीज को टीबी की परेशानी और जो बुजुर्ग लोग और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो हमने एनएम सेंटर बनवाए। धन्यवाद। मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आज के टाइम पे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में आपने बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं उठाई है? क्या आपने बच्चों के लिए कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उठाई है जिसके कारण बच्चे बीमार न पड़ सके? क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों को फीवर, जुकाम, इन चीजों की अधिक संभावना होती है। क्या आपने इन चीजों के लिए कुछ कदम उठाए हैं? बताइए। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि एनएम सेंटर में हर साल सरकारी स्कूलों में वैक्सीन लगती है और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एनएम सेंटर के कर्मचारी हर साल पोलियो पिलाने जाते हैं और पोलियो की दवाइयां दी जाती है। और जो बुजुर्ग लोग हैं जो अस्पताल तक नहीं आ पाते, उन्हें हम घर में जाकर उनका इलाज करते हैं। धन्यवाद। स्वास्थ्य के विषय में जो सदन को बताया वह बहुत ही अच्छा था और इससे मैं आशा करती हूँ कि अब कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होगी और किसी भी बुजुर्ग को कोई परेशानी नहीं होगी। इसी क्रम में मैं सांसद नव्या से कहना चाहती हूँ कि वे सदन में अपने सवाल रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। बड़े कहते थे पढ़ो लिखो, बड़े कहते थे पढ़ो लिखो, यही भविष्य की तैयारी है,
यही भविष्य की तैयारी है। पर किसे पता था इतनी मेहनत के बाद भी बेरोजगारी है। मैं माननीय महोदय जी के माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि ILO की रिपोर्ट के हिसाब से बेरोजगार ही वर्ष 2025 में 83% बेरोजगार ही, यह संख्या वर्ष 2000 में 35.2% थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि आपने बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? रोजगार मंत्री सांसद नव्या जी के सवालों का जवाब सदन में रखे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष को अवगत कराना चाहती हूँ। युवा बेरोजगारी दर 17.8% से घटकर 10.2% रहे। ILO 2024 की रिपोर्ट 13.3% कम हुई। बेरोजगारी दर में कमी 2017-18 में 6.0% थी। 2023-24 में 3.2% बेरोजगारी दर में कमी आई व कुल रोजगारी में वृद्धि हुई। 17-18 में 23-24 के दौरान 16.83 करोड़ नौकरियां सृजित हुई। मैं सदन को अवगत करना चाहती हूँ, रोजगार में वृद्धि 2017-18 में 47.5 करोड़ से बढ़कर 23-24 में 64.33 करोड़ जिसमें 17.28% करोड़ की वृद्धि है। और महिला कार्यबल में भागीदारी पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ कार्यबल में भागीदारी है। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो देश में श्रम कानूनों को लागू करने, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने, व्यवसायिक कौशल परीक्षण और रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब मैं तमन्ना जी से कहना चाहती हूँ कि वे अपने सवाल सदन में रखें। मैं माननीय अध्यक्षा महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि दिल्ली NCR में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए आपकी सरकार ने क्या कार्य किया? आने वाले समय में दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बताइए। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी सांसद तमन्ना जी के सवालों का जवाब सदन में रखें। माननीय स्पीकर महोदय, धन्यवाद। मैं स्पीकर महोदय के माध्यम से अपने सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। अब तक हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमने प्लास्टिक रोकने के लिए, जलवायु के निपटने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया और वनों की कटाई पर नियंत्रण किया। पर्यावरण मंत्री प्रदूषण कम करने, लोगों को जागरूक करने और जैव विविधता को संरक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कई प्रयास करते हैं। सरकार गंगा और यमुना एक्शन प्लान जैसे योजनाएं लागू करती है। वनों और वन जीवों को रक्षा के लिए संकल्प कानून बनाती है और वृक्षारोपण और संरक्षण जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती है।
इसके अतिरिक्त वे स्वच्छ परिवहन और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहित करने जैसे उपाय भी करती है। धन्यवाद। जो इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं, वनों में आग लग रही है और जंगली जानवर घरों तक पहुंच गए हैं, इस पर आपकी सरकार ने क्या कार्य किया है? माननीय स्पीकर महोदय, मैं अपनी सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने इसके प्रति भी बहुत सारे कानून बनाए हैं जो हमारे देश के युवा लोग इस कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं, इसलिए वो जंगलों में आग लगाते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं। हमारी कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा देती है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब मैं बहुमत दल के नेता से कहना चाहती हूँ कि सभा के समापन में 2 शब्द कहे। भाइयों और बहनों, मैं प्रधानमंत्री आप सभी को इस संसद की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य उच्च गरिमा इस सदन की उच्च गरिमा को निभाते हुए मैं आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं आप सभी के बीच 5 संकल्पों को आग्रह भी करूंगा। संकल्प 1, हमें जल संरक्षण करना है और नदियों को बचाना है। दूसरा संकल्प, हमें पेड़ लगाए और देश भर में एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को गति मिल रही है। संकल्प तीसरा, हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करेंगे। संकल्प चौथा, स्वदेशी का विचार होना चाहिए। हमें जोर शोर से कहना है लोकल और वोकल। संकल्प पांचवा, हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारे विरासत में जुड़े हैं। एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ लास्ट में। कलम सत्य की दरब पीठ है, शिवम सुंदरम गाती है, राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। धन्यवाद। धन्यवाद। सांसद सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों और कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और कहते भी हैं कि संभव है सब कुछ, संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं। संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं। कर हौसले बुलंद, दूर कुछ भी नहीं। कर हौसले बुलंद, दूर कुछ भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, यही सीखने का एक मंदिर है जहाँ सब सीखते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं निवेदन करता हूँ प्रधानाचार्य सर से कि चलिए, तो प्यारा और बहुत अच्छा